हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर के लेक्चर नंबर 6 में कुछ फैक्ट्स वेक्टर एडिशन से रिलेटेड। जैसे देखो, पहला बच्चों, जब वेक्टर में हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं तो ध्यान देना, हम लोग लाइक वेक्टर में एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि फोर्स वेक्टर में आप वेलोसिटी वेक्टर ऐड कर दो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप फोर्स वेक्टर में क्या ऐड कर सकते हो? जैसे मान लो फोर्स वेक्टर में हम ऐड कर सकते हैं फोर्स वेक्टर ही। ठीक है, जैसे F1 बराबर मान लो हमारे पास दिया हो 2i प्लस 3j। ठीक है, और F2 बराबर दिया हो 2i माइनस 3j। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि F1 प्लस F2 फाइंड करो। ठीक है, तो F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा? 2i प्लस 3j प्लस 2i माइनस 3j। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3j कैंसिल होगा, 4i आ जाएगा। ठीक है, इससे हम लोगों ने क्या समझा कि जब भी हम लोग वेक्टर ले रहे हैं तो लाइक वेक्टर का एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे। क्लियर है ना? आप बोलोगे कि हम डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड कर दे, जैसे कि फोर्स वेक्टर को हम वेलोसिटी वेक्टर में ऐड कर दे, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ पे हमें ध्यान देना है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल वेक्टर में जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाते हैं इनके नेचर्स क्या हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देना, ये फिजिक्स में जब भी आप वेक्टर का कैलकुलेशन करोगे, खासकर एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो ध्यान देने का कि एडिशन सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होगा कि लाइक वेक्टर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है ना, जैसे हम बात करें यदि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है कि दो डिफरेंट वेक्टर्स के भी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, लेकिन एडिशन या सब्सट्रैक्शन जब आपसे कोई बोले करने के लिए, तो आप लाइक वेक्टर को लेना, अनलाइक वेक्टर को मत लेना। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए। क्लियर है ना? चलो, दूसरा फैक्ट्स क्या है कि वेक्टर जो है उसका एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है, चलो इसको समझते हैं। आपने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ कि सिंपल आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ये कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन है। ठीक है, और a इंटू बी बराबर b इंटू ए, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन के विषय में। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन के विषय में कि वेक्टर में ये लॉ फॉलो होता है कि नहीं। तो चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे हम लोग। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एक वेक्टर ले लेते हैं, इस वेक्टर का नाम a है। ओके, ये दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं b, और इसका एक हम रिजल्टेंट यहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ OPQ। ओके, ये क्या हो गया? OPQ। चलो, हम ये वेक्टर को यदि पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो ये पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर b इधर आएगा, और a का पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो देखो ये वेक्टर a यहाँ पर आएगा। ओके, अगर आप इधर से चलोगे तो डायरेक्शन ये होगा, और इधर से चलोगे तो डायरेक्शन इधर से होगा। क्लियर है ना? तब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, इसे हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OPQ आएंगे। ठीक है ना, OPQ, देखो OPQ। बच्चों ट्रायंगल OPQ में आप ट्रायंगल लॉ लगाओगे। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि दो वेक्टर का सम तीसरे के अपोजिट के सम के क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब OP जोड़ PQ बराबर हो जाएगा बच्चों OQ। ठीक है ना, OP जोड़ PQ किसके बराबर हो जाएगा? OQ के बराबर। तो OP देखो कितना है, वेक्टर A, PQ कितना है, वेक्टर B बराबर OQ। समझ में आ रहा है ना? आप इसको इक्वेशन क्या मान सकते हो? फर्स्ट मान सकते हैं ना। अब हम लोग इधर से आएंगे, इस तरफ से चलेंगे, तो OPQ यहाँ पर पॉइंट S कर दो। ठीक है, इस डायरेक्शन से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? नाउ इन ट्रायंगल OSQ। ठीक है, अब OSQ में यदि आप बात करोगे तो OS वेक्टर OS प्लस SQ, देखो इसका रिजल्टेंट जो होगा OQ के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना? तब ना हम दोनों को देखेंगे कि OQ दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलो देखो OS कितना है, तो OS देखो वेक्टर B है, SQ वेक्टर A है, और ये देखो OQ है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन क्या मान लो? सेकेंड। तो आप देख रहे हो फर्स्ट एंड सेकेंड से, आप देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से वेक्टर OQ जो है a प्लस बी बराबर b प्लस ए है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि यदि दो वेक्टर हैं तो वो अलजेब्रा का जो कम्यूटेटिव लॉ है फॉर एडिशन उसको ये फॉलो करते हैं।
ठीक है, तो याद रखना वेक्टर्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, हेंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये वेक्टर एडिशंस आर कम्यूटेटिव, वेक्टर्स एडिशंस आर कम्यूटेटिव, ठीक है, या इज कम्यूटेटिव। क्लियर हो रहा है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखोगे कि वेक्टर में दो वेक्टर जो है कम्यूटेटिव लॉ को, एडिशन के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आगे हम लोग चेक करेंगे क्या ये मल्टीप्लिकेशन लॉ को फॉलो करता है, या जब हम लोग इसके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को सीखेंगे तब। ओके, चलो इसके बाद है बच्चों थर्ड पॉइंट क्या है, ध्यान देना। थर्ड है कि वेक्टर एडिशन क्या एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो बच्चों आपने एसोसिएटिव लॉ को पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। अभी हम लोग एडिशन के विषय में ही बात कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे भी बात करेंगे, वहां पे भी हम कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ को देखेंगे, क्या डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है या नहीं, या क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है या नहीं। अभी आप एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो ये कैसे आएगा, चलो हम इसको वेक्टर में चेक करते हैं, क्या वेक्टर में ऐसा होगा, पॉसिबिलिटीज है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, फिर से हम एक वेक्टर सबसे पहले यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, ध्यान देना, हम एक वेक्टर यहाँ पे कंसीडर करेंगे a, ठीक है, वेक्टर a, यहाँ o से उठाते हैं वेक्टर को इस डायरेक्शन में, p के डायरेक्शन में, फिर देखो ये एक वेक्टर हम q तक ले जाते हैं, ये वेक्टर b है। अगर आप देखो तो एक आगे हम एक वेक्टर अभी बढ़ाएंगे, अभी हम शिफ्टिंग नहीं करेंगे, ध्यान देना, अभी हम वेक्टर c को आगे तक ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 वेक्टर हमें चाहिए, ठीक है। तो हम पैरेलल शिफ्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग में हमें 2 ही वेक्टर्स मिलेंगे, यहाँ पे हम 3 डिफरेंट वेक्टर्स लेंगे, ठीक है। तो देखो OP जो PQ प्लस QS मान लो, यदि मैं लूंगा तो इसका क्या होगा, रिजल्टेंट OS हो जाएगा, ठीक, पढ़े हो ना पॉलीगन्स लो। तो OP जो PQ प्लस QS बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर OS। चलो अब हम लोग इसमें देखते हैं क्या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं कि नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स को मिला देंगे, ठीक है ना, ये डायगोनल्स को मिला दिए और ये डायगोनल्स को मिला दिए, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर A और B का रिजल्टेंट OQ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद हम PS देखेंगे किसका रिजल्टेंट बनेगा। चलो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं OPQ, ठीक है। हम लोग वर्क क्या कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर एडिशन क्या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है ना, थर्ड केसेस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, OPQ में, OPQ, ओके। तो OPQ में देखो क्या है, वेक्टर OP जोड़ PQ बराबर OQ, ठीक है। तो OP देखो वेक्टर A है, PQ देखो वेक्टर B है बराबर OQ, ठीक है। इसलिए वेक्टर OQ हमें क्या मिल गया, तो वेक्टर OQ हमें मिल गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B, समझ में आ रहा है ना, वेक्टर A प्लस कितना मिल गया, वेक्टर B। अब हम लोग ले लेते हैं बच्चों ट्रायंगल OQS में, ठीक है ना, OQS में हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं कि कितना आएगा, ओके। नाउ इन ट्रायंगल OQS, देखो OQS में हमें रिजल्टेंट मिलेगा क्या, तो OQ जोड़ QS बराबर देखो बच्चों OS मिल रहा है, ठीक है ना, OQ जोड़ QS बराबर OS, ट्रायंगल अप्लाई कर रहे हैं तो OQ आप यहाँ से ले सकते हो A प्लस B, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में रखो, रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाओगे एसोसिएटिव लॉ को, ठीक है। अब देखो OS जो है, OS QS है ना यहाँ पे, तो QS देखो वेक्टर C है और OS देखो रिजल्टेंट R है, तो आप इसको इक्वेशन क्या मान लोगे, फर्स्ट। अब हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं इस तरफ से B और C को एक साथ लेंगे, तो हमें ट्रायंगल आना पड़ेगा PQS में। नाउ इन ट्रायंगल PQS, ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेंगे। तो देखो PQS में क्या होगा, PQ जोड़ QS बराबर PS, इसका रिजल्टेंट देखो इधर से PS निकल जाएगा ना, तो ये वेक्टर B हो गया, ये वेक्टर C हो गया और इधर हो गया आपका PS, ओके। अब हम फिर से ले लेंगे ट्रायंगल इसमें OPS में, ये वाला में, ताकि हमें रिजल्टेंट R मिले, ओके। तो क्या होगा, नाउ
इन ट्रायंगल ओपीएस। देखो बच्चों ओपीएस में क्या लिखोगे, ओएस, अच्छा ओएस अभी नहीं लेंगे, ओएस तो रिजल्टेंट होगा ना, ओपी जोड़ पीएस बराबर ओएस। ओके, ओपी जोड़ पीएस बराबर क्या होगा बच्चों, ओएस। तो ओपी देखो कितना है, ओपी वेक्टर ए है, पीएस देखो आप यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हो, ब्रैकेट में इसको रखोगे वेक्टर बी प्लस सी, और ओएस वेक्टर आर है। अब इसको इक्वेशन क्या मान लोगे, सेकेंड। अब आप देख रहे हो ना, ये रिजल्टेंट आर बराबर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी दिया है, और यहाँ पे रिजल्टेंट आर ए प्लस बी प्लस सी का वेक्टर दिया है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये तीन वेक्टर ए बी सी जो है एसोसिएटिव लॉ को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं फॉर एडिशन के लिए। ठीक है, तो एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, क्या लिखोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। ठीक है, तो अब याद रखना नोट में, क्या नोट में हम लोग याद रखेंगे कि वेक्टर्स जो होते हैं एसोसिएटिव लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करते हैं फॉर एडिशंस। तो नोट में याद रखना नेक्स्ट पॉइंट कि वेक्टर्स एडिशंस इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव। क्लियर है ना, एकदम दिमाग में नोट हो जाना चाहिए। तो चलो तीन फैक्ट्स आपने अभी सीखा, किसके विषय में, वेक्टर्स के विषय में। चलो अब हम नेक्स्ट फैक्ट पे बात करते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट फैक्ट क्या है, 4 नंबर। ठीक है, जैसे मान लो नेक्स्ट फैक्ट में मैं आपको एक एग्जांपल्स के माध्यम से बता रहा हूं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा फैक्टर का, बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आता है बोट और रिवर वाला कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कहानी है कि बोट जो होता है रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में क्या होता है, आगे मूव करता है। जो रिवर का पानी का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में, देखो ये डायरेक्शन मान लो वाटर का है, तो बोट का स्वाभाविक फ्लो उसी डायरेक्शन में होगा। बात समझ रहे हो ना, क्लियर है। तो मान लो आपने क्या किया कि ए पॉइंट पर कोई बोट रखा है, ठीक है ना, और आपको जाना है कहाँ पर, बी पॉइंट पर, और ये देखो वाटर की वेलोसिटी है, ये क्या है, वाटर की वेलोसिटी है, और ये बोट आपको ए से बी पे जाना है। ठीक है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, क्या ट्रेवल करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, तो और दूसरा मैंने क्या बोला, शॉर्टेस्ट टाइम। तो चलो हम एक एक करके इस चीज को समझते हैं। तो देखो यहाँ पर यदि मान लो बोट को ए से बी पे जाना है, ठीक है, यदि बोट को कहाँ जाना है, ए से बी पे, तो हम बोट को ना इस डायरेक्शन में ले जाएंगे। देखो हम सीधा नहीं ले जा रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से थीटा एंगल बना के बोट को मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता चलेगा यहाँ पे कि ये कितना समय लगाएगा और इसका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो ये नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे का एस है। ठीक है ना, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों क्या है, एस। अब इस बोट को, या ये ए बोट का पोजीशन, ये बोट है, ठीक है ना, इस बी तक हमें ले जाना है, तो हमें सीधा नहीं जाना पड़ेगा। यदि हम सीधा जाएंगे तो हम वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में आगे भाग जाएंगे, तो हम फिर इस तरफ निकलेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, थीटा एंगल बना के आगे बढ़ेंगे, ताकि ये फ्लो हमें क्या करे, यहाँ पर पहुंचा दे, इस डायरेक्शन में पहुंचा दे। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी, मान लो मैंने यहाँ पर माना इस डायरेक्शन में यदि वेलोसिटी होगी तो रिजल्टेंट भी होगा, और हमने मान लो यहाँ v1 वेलोसिटी से आगे बढ़ा थीटा एंगल बनाते हुए। बात समझ रहे हो ना। और ये वेलोसिटी अगर देखो, फ्लो का जो वेलोसिटी है ये मान लो v2 है। ठीक है ना, ये वेलोसिटी कितना है, v2। हम जाने वाले हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, कहने का मतलब हमें जाना है इधर, लेकिन मैं थीटा एंगल से इधर जा रहा हूँ, ताकि हमें फ्लो के फोर्स से हमारा जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बराबर पूछा जाता है कि अगर मान लो कि एक किनारे से दूसरे किनारे आपको जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो आपको थीटा एंगल से आपको वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा, तभी आप अपना इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो ना, ये क्लियर हुआ। ये भी माना, ये v1 माना, और ये हमने वाटर के फ्लो का डायरेक्शन को क्या मान लिया, v2 मान लिया। क्या मान लिया, v2। अब देखो
इसमें मान लो कि बोट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लग रहा है टी, कितना लग रहा है टी। तो स्पीड बराबर आपने पढ़ा होगा, स्पीड बराबर क्या पढ़ा है बच्चों, डिस्टेंस बाय आपने टाइम पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यदि मैं पूछूं टाइम बराबर, तो टाइम बराबर देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड। और यदि मैं इसमें आपसे डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस देखो टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, क्लियर है ना। अब क्या करोगे बताओ। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए क्या चीज, ये वेलोसिटी, रिजल्टेंट हमें वेलोसिटी चाहिए। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं ए बी, इसको ले लेते हैं डी, ठीक है ना, ए बी डी। अब हम क्या करेंगे ध्यान देना, तो हम निकालेंगे इससे, ध्यान दो, ट्रायंगल इन ट्रायंगल इधर आ जाते हैं, एडीबी में आते हैं, एडीबी, ठीक है। तो एडीबी में देखो बच्चों क्या होगा, वेक्टर एडी जोड़ डीबी बराबर, देखो आपको डायरेक्शन इधर मिल रहा है ए बी, क्लियर है ना। तो देखो एडी आप कहाँ जा रहे हो, एडी का डायरेक्शन देखो V1 है, डीबी का डायरेक्शन देखो V2 है, और ए बी देखो कितने हैं V, ठीक है, ए बी कितने हैं V स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्या चीज ध्यान देना, ध्यान दो, यहाँ पे हमें अगर हम बोले V का आपको निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड, तो आप क्या करोगे, V1 का स्क्वायर करोगे और V2 का स्क्वायर करोगे। बात समझ में आ रहा है ना, V1 का स्क्वायर करोगे और क्या करोगे, V2 का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसका नॉर्मल लूं, मैं ये तो आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में यदि मैं बात करूं तो ध्यान दो, मैग्नीट्यूड फॉर्म में कहानी क्या बनने वाला है, तो ये देखो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये देखो हाइपोटेनस बन जाएगा, ये थीटा अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आप ध्यान दोगे तो V1 स्क्वायर जो निकलेगा वो V2 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें, तो यदि मैं V स्क्वायर के विषय में बोलूँ तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर होगा, तो V बराबर अंडर रूट V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो तुम्हारे पास वेलोसिटी V भी निकल गया। इसलिए अब हमको अगर टाइम निकालना हो तो टाइम डिस्टेंस बाय क्या होगा, स्पीड। तो डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, तो s डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड कितना है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो अगर हमको मैग्नीट्यूड में कैलकुलेशन करना है तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, और s यदि हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो टाइम इंटू अंडर रूट क्या होगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। वेयर V1 क्या है, तो V1 वो स्पीड है जिस स्पीड से आपने थीटा एंगल बनाते हुए बोट को आगे ले गया था, और V2 वो स्पीड है जो वाटर, ये जो नदी में पानी है उसका जो फ्लो है उसकी स्पीड है V2। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हो, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो। हमने बताया आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। अब दूसरा यहीं पे कॉन्सेप्ट में मैं बोलूं, यदि आपको शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करना है, बोट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो आप क्या करोगे। तो ध्यान दो, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, अगर हमको मान लो ये नदी है, ठीक है, ये पानी हो गया, और हमें फिर से ए पोजीशन से बी पोजीशन पे बोट को ले जाना है। अब की क्या है, हमें शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है, ठीक है। उस समय मैं बात कर रहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट टाइम पे जाना है ना, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से इस डायरेक्शन में जाओगे तब तो और उधर भाग जाओगे, आपको सीधा फिर जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा बच्चों, सीधा। आपको V1 स्पीड पकड़ना पड़ेगा। कैसा स्पीड पकड़ना पड़ेगा, V1, ठीक है। और ये नदी का फ्लो जो है आपको थीटा एंगल बनाते हुए इस छोर पे पहुंचा देगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे स्पीड आपका बढ़ जाएगा ना, अगर आप सीधा जाओगे तो ये स्पीड आपको फोर्स करेगा, तो ये बॉडी सीधा इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये B हो गया, ये पॉइंट D हो गया, और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V2 है, आप चाहो तो इसमें एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करोगे तो ये भी देखो V2 हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को C मान लेंगे, जो ये वो ये, क्लियर हो रहा है ना। और ये फिर से देखो नदी के दो छोर के बीच का डिस्टेंस कितना है, S, कितना है S। आप B से आप चले इस डायरेक्शन में, और आप B से D कितना डिस्प्लेस हो गए, X डिस्प्लेस हो गए, कितना डिस्प्लेस हो गए, X। फिर से यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आपको कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे। जैसे देखो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी तुमको क्या मिल गया, V, ये वाला वेलोसिटी,
फिर से यहाँ पे हम लोग अगर भी निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर जोड़ v2 स्क्वायर होगा ना। बात समझ में आ रहा है ना, ये कैसे हो रहा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक है। फिर से आपके पास टाइम अगर निकालना हो शॉर्टेस्ट टाइम, तो आप क्या करोगे, आपको तो s डिस्टेंस ट्रेवल करना था, तो s बट्टा कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा ना। s बट्टा कितना, वेलोसिटी v, यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग क्या लेंगे, तो v1 लेंगे। कितना ले लेंगे, v1। अब क्या हुआ, आपने s डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, ध्यान देना, ये जो आपने s डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये s यहाँ तक, तो ये एक्चुअल में s हुआ। ये डिस्टेंस कितना हुआ मैं बता रहा हूँ, ये अंडर रूट जो हो जाएगा बच्चों s स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्योंकि आपने डिस्टेंस ये वाला ट्रेवल किया था, ठीक है। तो ये डिस्टेंस s हुआ और ये x, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा बच्चों s स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर होगा, समझ रहे हो ना। और ये वेलोसिटी क्या हो गया, भी, ये जो वेलोसिटी भी न लेंगे, अभी हम लोग v1 से चले थे ना, किससे चले थे, t/s। चलो यहाँ पे मैं वेलोसिटी v1 लेता हूँ, s बट्टा v1, और ये जो हो जाएगा ये भी ही होगा, सॉरी रिजल्टेंट हो गया ना ये, तो अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, v2 स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि जब यदि आपको शॉर्टेस्ट टाइम निकालना हो तो आप क्या करोगे, अंडर रूट s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बट्टा ये ले लोगे अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये एक तरीका बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिससे कि आपको ये समझ में आया कि वेक्टर में हम एडिशन कैसे करते हैं, किन किन वेक्टर का एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं कि नहीं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं कि नहीं। इसके बाद हमने बोट वाला कॉन्सेप्ट देखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी होता है। जब बोट में हम लोग देखते हैं कि एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है नदी में और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, और शॉर्टेस्ट टाइम में यदि जाना है तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।